हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 शिक्षा की विकास यात्रा के आगे कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन हुए। स्वातंत्र्योत्तर कालावधि में शिक्षा किस प्रकार से आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन की फील्ड में किस प्रकार से चेंजेस होते गए, इसको हम देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनकी अध्यक्षता में उनको अध्यक्ष बनाया गया और एक आयोग का गठन किया गया, वो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। आयोग को वित्तीय अनुदान, किस प्रकार से वो फाइनेंशियल ग्रांट्स देंगे कॉलेजेस को, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटीज़ को बढ़ाना है, और समन्वय और किस प्रकार से ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कोऑर्डिनेशन होगा, ये सारे कार्य उनको सौंपे गए। अब उसकी कार्यप्रणाली कैसी थी? आयोग ने पंचवर्षीय पद्धति को स्वीकार किया। विश्वविद्यालयों के अनुदानों को स्वीकृत कर उनका वितरण करने का कार्य आयोग ने सरकार की ओर से प्रारंभ किया कि विश्वविद्यालयों पे इतना ग्रांट डिसाइड कर दिया गया कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट दी जाएगी ताकि वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। विश्वविद्यालयीन शिक्षा का नियोजन, इसकी प्लानिंग कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, पाठ्यक्रमों में सूत्रबद्धता, उसमें समन्वय हो, पाठ्यक्रम जो है वो सभी के लगभग समान हो, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, कि ये जो हमारे उद्देश्य हैं, लोकतंत्र का संरक्षण, संवर्धन, मूल्यों का संवर्धन, तो ये सारी चीज़ें भी शिक्षा के द्वारा बच्चों को सिखाई जाएँ, स्टूडेंट्स को सिखाई जाएँ हायर लेवल पे। उच्च शिक्षा की विभिन्न योजनाएं तैयार कर उनका कार्यान्वयन करना, जैसे उपक्रम आयोग चला रहा है। आयोग ने विश्वविद्यालयीन विकास परिषदों को गठित करना, स्नातकोत्तर अध्यापन हेतु उन्नत अध्यापन केंद्र, जो डेवलप्ड जो टीचिंग लर्निंग सेंटर्स हैं उनकी स्थापना करना, और नए विश्वविद्यालय स्थापित करना, न्यू यूनिवर्सिटीज़ स्थापित करना, इस विषय में महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत में दूरदर्शन शुरू होने के पश्चात आयोग द्वारा, ये जो आयोग था हायर एजुकेशन के लिए, उन्होंने कंट्री वाइड क्लासरूम कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किया। कंट्री वाइड क्लासरूम, इसके अंतर्गत जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पर विचार विमर्श या क्लासेस ली गई, दूरदर्शन पे उसका प्रसारण भी किया गया। और महाराष्ट्र में वर्ष 1965 में कला शिक्षा की नीति को तय करने और उन नीतियों को कला संस्थानों द्वारा कार्यान्वित करने हेतु कला निदेशालय की स्थापना की गई। विद्यालयीन स्तर पर ली जाने वाली ड्राइंग ग्रेड परीक्षाओं को आयोजित करने का दायित्व भी इसी विभाग ने स्वीकारा हुआ है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशन के फील्ड में, और जो आप जिससे परिचित भी होंगे, वो है NCERT। आपने सुना होगा बहुत बार कि NCERT की बुक है, ये NCERT की बुक है। NCERT की बुक्स में बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, बहुत ही अच्छा सिलेबस होता है। तो NCERT है क्या? उसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। 1 सितंबर 1961 को दिल्ली में संस्थान की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार को विद्यालयीन शिक्षा के विषय में सर्वांगीण नीतियों के संदर्भ में और शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग देना इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है। कौन कौन से उद्देश्य हैं इस संस्था के, हम देखेंगे। केंद्र सरकार को विद्यालयीन शिक्षा के विषय में और सर्वांगीण नीतियों के संदर्भ में, कि किस प्रकार की नीतियां हों, पॉलिसीज़ बनाई जाएं स्कूल एजुकेशन की, और किस प्रकार की और योजनाएं बनाई जाए, प्लानिंग किस प्रकार की जाए कि जो स्कूल का एजुकेशन है वो और ज़्यादा अच्छी तरह से हो, समन्वय हो स्कूल के एजुकेशन में। तो उसके लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी। शिक्षा से संबंधित अनुसंधान और शोध कार्य, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी रिसर्च वर्क्स हैं और उसका डेवलपमेंट, विकास, प्रशिक्षण, उसकी जो ट्रेनिंग है वो भी इस संस्था द्वारा दी जाती है। विस्तार, एक्सटेंशन, शैक्षिक कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, शालेय पाठ्यक्रम, स्कूल सिलेबस, करिकुलम और पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना और बुक्स भी डिज़ाइन करना आदि का उत्तरदायित्व NCERT को सौंपा गया है। तो ये जो इतने सारे कार्य मैंने बताए, वो सारे कार्य NCERT करता है। इस संस्थान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से
शालेय पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई है। बहुत इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने इस संस्था ने किया है कि किस तरह से स्कूल का सिलेबस बनाया जाए, करिकुलम बनाया जाए और उन्होंने पुस्तकों का भी निर्माण किया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में एनसीईआरटी ने राज्य सरकार को सहयोग और मार्गदर्शन किया है और प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के संदर्भ में एजुकेशन किस तरह से हो, तो एनसीईआरटी जो कि केंद्र संस्था है, उन्होंने राज्य सरकार को भी बहुत गाइडेंस दिया है और कॉपरेशन भी किया है। शिक्षकों के लिए भी उन्होंने मार्गदर्शिकाएं, टीचर हैंडबुक बनाई हैं, कार्य पुस्तिकाएं, अध्यापन पुस्तिकाएं, जो टीचर्स को भी बहुत हेल्प मिलती है। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के उनके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाते हैं, फिर वो और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अध्ययन अध्यापन तकनीकी का विकास करना, किस प्रकार से टीचिंग लर्निंग जो टेक्निक है उसका और डेवलपमेंट किस प्रकार हो, ये भी ये संस्था देखती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रज्ञा शोध परीक्षाओं का आयोजन करना, जैसे एनटीएससी एग्ज़ाम है नेशनल लेवल का, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उस एग्ज़ाम का भी आयोजन यही संस्था करती है। और एनसीईआरटी के आधार पर सभी राज्यों में एससीईआरटी संस्थानों की स्थापना की गई। जैसे एनसीईआरटी केंद्र में है, उसी प्रकार से सभी राज्यों में एससीईआरटी है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। महाराष्ट्र राज्य के लिए महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन तथा प्रशिक्षण परिषद MSCERT नामक संस्था की स्थापना की गई और यह स्थापना वर्ष 1984 में पुणे में की गई है। तो इस संस्था के क्या क्या उद्देश्य हैं? प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना, तो जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है उसका लेवल और स्तर उसका और अच्छा करना। शिक्षकों के लिए सेवांतर्गत प्रशिक्षण का आयोजन करना कि टीचर्स जो ट्रेनिंग एक बार हो गई, उसके बाद भी टीचर्स को ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो किस प्रकार उनको इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाए, ये सब एनसीईआरटी देखती है। पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन के संदर्भ में प्रशिक्षण देना, किस प्रकार से सिलेबस उनको कंप्लीट करना है, कैसा होना चाहिए सिलेबस, उसके बारे में ट्रेनिंग, और इवैल्यूएशन भी कैसे होना चाहिए, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन, इसके बारे में भी ट्रेनिंग यही संस्था देती है। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं के बाद विद्यार्थी कौन से व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुने, इसका विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना जैसे शैक्षिक कार्य संस्थान करता है। इस संस्थान को विद्या प्राधिकरण नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस संस्थान द्वारा जीवन शिक्षण नाम की पत्रिका का प्रकाशन। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 शिक्षा की विकास यात्रा के आगे कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन हुए।